पराग, ये बताइए मुझको कि हमने जितना भी हम लोग अभी तक जितना भी हमने भ्रमण किया है, हर जगह से ना एक सवाल उठा है कि दलित वोट इस बार शिफ्ट होता सा दिखता है। मैं जब यहाँ पर आया और मैं अभी अंदर में दीक्षा भूमि में गया, तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, उन प्रतिज्ञाओं को अगर हम आज की तारीख की महाराष्ट्र की दलित राजनीति से जोड़ के देखें तो क्या ये कहना सही होगा कि बाबा साहेब का जो एक जो दलित आंदोलन था, जो दलित अभियान था, वो आंदोलन और अभियान क्या पूर्ण रूप से आज की डेट में महाराष्ट्र की इस परिस्थिति में बदल चुका है? आ, जो यहाँ का जो अम्बेडकरी समाज बोलते हैं, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ ही इतने सालों में जाते थे। लेकिन वो यहाँ पे पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे फैक्शंस हो गए हैं। अम्बेडकरी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, अलग अलग लोग खड़े हुए हैं। अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, और तो इनमें से एक जो कंसोलिडेशन होना चाहिए वोट का, वो नहीं हो रहा है। तो पिछले बार जो वंचित की जो एक्टिविटी हुई थी, प्रकाश अंबेडकर जी ने की थी, तो उनके ज़रिए वोट का डिवीज़न हो गया था, ऐसे यहाँ के लोगों को लग रहा है। इसलिए अभी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं लोग और सोचते हैं कि इसका डिवीज़न ना हो पाए। हमने लोगों से अभी बात भी की, तो लोग सोचते हैं कि अभी अम्बेडकरी समाज ने 100% अम्बेडकरी लोगों को ही वोट देना चाहिए, ना कि दूसरे किसी पार्टी को। ऐसा इम्प्रेशन अभी दिख लेकिन रहा सवाल ये है कि वो कौन है? चूंकि कन्हैया, हमने देखा कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये बोलते चले आए हैं कि भाई जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही है 2014 में, 19 में, लोकसभा में, विधानसभा में, काफी सब्सटैंशियल वोट बेस बीजेपी का पिछड़े समाज से भी बीजेपी को मिला, ओबीसी और दलित वर्ग दोनों से मिला। आज की तारीख में एक क्यों ये भावना ये बन के आ गई है कि दलित वोट कहीं हिलता सा दिख रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? इस कॉन्वर्सेशन को दो नज़रिए से देखना चाहिए। एक तो नेशनल नैरेटिव में जो दलित मूवमेंट है या दलित समाज है, उसके उसके असली वारिस कौन है अलग अलग जगहों पे, जैसा पराग ने कहा, यहीं इतने फ्रैक्शंस है। नेशनली भी देयर आर डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो बाबा साहब अम्बेडकर की लेगेसी को ओन करने वाले देयर आर मल्टीपल पीपल। जब भाजपा 2014 में गवर्नमेंट में आई तो एक होप के साथ आई कि दे विल प्रॉब्ली, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो इक्वालिटी वाली, सोशल इक्वालिटी वाली थ्योरी थी, उसको ब्रिज करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए एक बड़ा चंक बनाने के लिए, विच इज ओबीसी, एसटी, एससी एंड दलित का कॉम्बिनेशन बनाया, और इट पेड ऑफ वेल फॉर देम फॉर द लास्ट 10 years। पिछले इलेक्शन के बाद से हम वो देख रहे हैं कि कम से कम महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वो थोड़ा सा खिसकता हुआ दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नागपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो दलित है वो बीएसपी के साथ खड़ा हुआ दिखा हुआ है। दलित पॉपुलेशन लगभग 12 से 15% है इस पूरे विदर्भा रीजन में, और उसमें बीएसपी एक बड़ा प्लेयर बन के उभरा। पिछली बार जैसा पराग ने कहा कि और फ्रैक्शंस भी आए अंबेडकर मूवमेंट को लेके आगे बढ़ाने के लिए, उनके अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। इट डिडंट रियली वर्क आउट। दो नैरेटिव्स जो जिसके अंडरकरेंट्स हैं जो चल रहा है, और जिससे ये लगता है कि दलित समाज थोड़ा एक कॉन्शियस है, इंट्रोस्पेक्शन मोड में है कि क्या हमने 10 साल जो बीजेपी के साथ खड़ा हो, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ और उनको सपोर्ट किया, शुड बी रीथिंक। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। उसमें अगर 10-12% ये एक तरफ एक मत होके जाते हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि वो कहाँ जाएंगे। और चुनाव मेरे ख्याल से चुनाव अभी थोड़ा सा बढ़ भी रहा है, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की तुलना, चूंकि हम यहाँ दीक्षा भूमि हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चर्चा अगर दो सबसे ज्यादा बड़े प्रदेशों में होती है तो एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि हाउ मायावती, द बीएसपी, हैज एंडेड अप बिकमिंग द बिग लेगेसी होल्डर, द इनहेरिटर ऑफ बाबा साहेब्स लेगेसी। इन महाराष्ट्र, that battle, I think, has not been settled. There is a Congress in some parts, certainly in this part of Vidarbha. There is the Bharatiya Janata Party, which likes to believe that it also has a support of a certain percentage of Dalit population in other states, in other parts of the state. But अगर हम यूपी और महाराष्ट्र की तुलना करें पराग, हमने देखा कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, जब बड़े पैमाने पर संविधान खतरे में है, ये जो चर्चा थी संविधान खतरे में, इसका असर हमें बिल्कुल यूपी में देखने को हमको मिला। शायद महाराष्ट्र में भी इसका थोड़ा बहुत असर था। राहुल गांधी की जो तस्वीर है वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके जो घूमते हैं क्या वो फैक्टर आज की तारीख में भी अभी फिलहाल
क्या महाराष्ट्र में आप हावी देखते हो उस फैक्टर में? संविधान खतरे में, या संविधान का जो यहाँ पे जो यहाँ की जो अम्बेडकरी जो समाज है, वो संविधान को जोड़ते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वो कमेटी पे थे, तो उन्होंने संविधान लिखा है। इसी धारणा यहाँ के अम्बेडकर समाज में बहुत दृढ़ता से है। तो और वो संविधान का अवमान, यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अवमान, ऐसा सोचते हैं। तो इस जो नैरेटिव चला था कि बीजेपी और महायुति के जो गठबंधन है वो संविधान के खिलाफ है और संविधान तोड़ना चाहते, संविधान को रखना नहीं चाहते, तो ये नैरेटिव से ये जो पूरा वोट था वो शिफ्ट होने का ये डर पैदा हुआ। इसलिए आप नैरेटिव देखेंगे कि पंतप्रधान मोदी जी से लेके यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है वो संविधान के बारे में बोलने लगे। आज की तारीख में यहाँ के मुख्यमंत्री शिंदे साहब भी अभी बोल रहे हैं कि संविधान। तो ये संविधान का नारा है, यहाँ के अम्बेडकरी समाज से जुड़ा हुआ है। और जो अम्बेडकरी समाज है वो नवबौद्ध, यानी यहाँ पे दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक अलग से अपनी धर्म की संकल्पना ली थी और वो ये इस बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन बाकी भी जो दलित समाज था, जो नवबौद्ध नहीं है, वो आज जैसे मातंग समाज है और बाकी के जो समाज है जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, वो आज की तारीख में उनका झुकाव आज भी बीजेपी की तरफ है। इतने बड़े पैमाने पे जो अलग अलग लोग, जो अलग अलग नेता खड़े हो गए हैं, जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसका खामियाजा कौन भुगतता है? क्योंकि जाहिर है कि कोई एक पार्टी ये नहीं कह सकती इस विधानसभा चुनाव में कि दलित वोट, मेजॉरिटी ऑफ दलित वोट हमारे साथ है। ये तो संभव नहीं है। तो इसका ज्यादा खामियाजा किसको जाता है कन्हैया? देखिए, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि उनकी लेगेसी के सही ओनरशिप का डिसीजन अभी सेटल्ड नहीं है। और जब वो सेटल्ड नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो एन मास वोटिंग का जो पैटर्न है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अलग अलग फ्रैक्शंस का अलग एरिया में अलग अलग प्रभाव है। और क्योंकि उनके नेताओं के पर्सनल एस्पिरेशंस हैं, तो कहीं वो शरद पवार जी की एनसीपी के साथ हैं, कहीं वो बीजेपी के साथ हैं, कहीं टैक्टफुली वो शिवसेना के साथ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विदर्भा में बाई एंड लार्ज बाईपोलर लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। उसमें एक डिसाइसिव चंक 10-12% का जो दलित वोट बैंक है वो पहले भी प्ले करता रहा है, अभी भी प्ले करेगा। इस बार हमारा जो अंडर करेंट जो दिख रहा है उसमें वो, चाहे वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात कही, जो लोकसभा में जिसका आपने आउटकम देखा कि यहाँ से एक तरह से कांग्रेस का रिसर्जेंस हो गया एक तरह से, और दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन। कुछ ऐसा हो रहा है क्या? कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि जो हमने लोकसभा में देखा, क्या कमोबेश, क्या हम वही ट्रेंड क्या हम विधानसभा में देख रहे हैं, या पिछले 3-4 महीनों में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में जिससे जो प्री 2024 लोकसभा जो सिचुएशन थी, क्या वो सिचुएशन है? ये कह पाना अभी भूपेन एकदम ठीक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हरियाणा आफ्टर नेशनल इलेक्शन 2024 के बाद जो डिबैकल हुआ एक तरह से विदर्भा में कांग्रेस का, उसके बीजेपी का, उसके बाद जो हरियाणा में हुआ, तो वो पूरी थ्योरी जो है कि भाई दलित समाज या ओबीसी समाज बीजेपी से छटक रहा है, वो थोड़ा सा देयर हैज बीन अ डेंट इनटू इट। नाउ ये एक्चुअली उसका लिटमस टेस्ट है कि क्या एक्चुअली जो दलित समाज है, इंटरेस्टिंग फिगर आपको बताता हूँ, यहाँ दलित और ओबीसी मिला के मोर देन 60% है। तो अगर वो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलता है, ओबीसी बाई एंड लार्ज ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट करते रहे पिछले 10 सालों से, वो बीजेपी के साथ है 70% 80% के। अगर ये 10-12% उसमें और जुड़ जाता है, इट कुड बी डिसाइसिव, और वो 10-12% ही ये तय करेगा कि यहाँ का 62 सीट्स में से who has a winning pie। आप तो आप यहीं रहते हैं महाराष्ट्र में, और आप लगातार आप यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों पे आप नजर रखते हैं। मुझको ये बताइए कि हमने देखा रिजर्वेशंस की बात हुई, आरक्षण की बात हुई, तो मराठा समाज आगे आया, कुणबी समाज आगे आया, दलित समाज के तो चलिए एक आरक्षण की व्यवस्था है। शिंदे सरकार ने और उसके पहले फडणवीस सरकार ने दलित समुदाय के लिए खास तौर पे वो कौन से एक दो कोई वेलफेयर पॉलिसीज हैं जो आपके मुताबिक इस चुनाव में जिनका महत्व हो सकता है? नहीं, स्ट्रेट अवे कोई वेलफेयर पॉलिसी का नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ एक डेढ़ साल पहले उद्धव बाला साहेब ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर दोनों एक मंच पे आए थे एक साथ। तो दोनों में एक कॉमन एक फैक्टर था
कि उद्धव बालासाहब ठाकरे के जो दादाजी थे, जिन्हें प्रबोधनकार ठाकरे हम कहते हैं, और वो शाहू महाराज के साथ काम करते थे उस ज़माने में। और प्रकाश आंबेडकर जी के तो दादाजी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ही है। तो वो शाहू महाराज, ये कॉमन थ्रेड था उनों में कि शाहू महाराज के साथ दोनों के दादाजी ने काम किया। शाहू महाराज तो मराठा राजा थे और आरक्षण की शुरुआत उन्होंने की थी ब्रिटिश ज़माने में। तो शाहू महाराज उस ज़माने में इतने फॉरवर्ड थे और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के एजुकेशन से लेके बाकी सब उनकी सहायता की। और प्रबोधनकार ठाकरे भी उस समय बहुत एक्टिव थे। तो ये जो वो 1930s की जो एक्टिविटी थी, 20s की, और उसके बाद जो चेंज आया, तो उसका असर आज भी हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियल गठबंधन था कि शिवसेना का जो परसेप्शन अच्छा है आज की तारीख में, और उसको जो अम्बेडकरी वोट मिलाया जाए, तो ये अलग से कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा उन्हें लगा था। लेकिन जो कंसिस्टेंसी दोनों तरफ से नहीं हुई इसमें, जो लगातार उसमें किसी ने तो इंटरवेन करके दोनों गुटों को एक साथ लाने की ज़रूरत थी, शायद वो नहीं हो पाया। इसलिए आज की तारीख में अब हम देखे जाए तो ये दलित वोटिंग जो है वो किसके हक में जाएगी ये पता नहीं चल रहा है। तो जो भी अम्बेडकरी लीडर रहेगा उसको इसका ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन अलग से फिर वो अपक्ष वाली चीज़ हो जाएगी। झिरो माईल शोमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत। आज आम्ही इथे आहोत नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर, आणि या दीक्षाभूमीवर ह्या धम्मदीक्षा जिथे दिली गेली त्या दीक्षाभूमीवर आंबेडकर समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून आपण काही लोकांशी या महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर बोलणार आहोत। आपल्याकडे इथे आहेत श्रीमान, आपलं नाव सर? अनंत टिंबुरकर. टिंबुरकर साहेब, जय भीम. जय भीम. आता सांगा, इथे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये नेमकं आंबेडकरी समाजाचं काय योगदान राहणार आहे हे जरा आम्हाला तुम्ही तुमच्या पद्धतीने सांगा. आंबेडकरी समाजाचे राजनीतीमध्ये योगदान बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणेच गेले पाहिजे. जर इथे आपल्या इथे जर आंबेडकरी चळवळीचे सामोर नेणारे जर काही आपले पक्ष असतील तर 100% पक्ष आपले मतं तिथेच गेल्या पाहिजे. म्हणजे पण टिंबुरकर साहेब, मला तुम्हाला सांगायचं की तुम्ही जे झालं आता जे दोन पक्ष आहे त्याच्यामध्ये जर फायदा, वोट विभागणीमध्ये जर फायदा जर काही लोकांना होत असेल तर मग त्याचा जी पुरोगामी किंवा संविधानाचा विचार करणारे जे पक्ष आहे त्यांचं, त्या विरोधकांचं नुकसान नाही का होऊ शकणार? नाही, बघा राजनीतीमध्ये कसं असतं की प्रत्येक व्यक्ती जिंकण्यासाठी म्हणजे पक्ष उभा असतं. जर कोणाचा जर फायदा आणि कोणाचा नुकसान याचा विचार आपण कशाला केला पाहिजे? पण टिंबुरकर साहेब, त्यांनी नुकसान जरी एकूण पुरोगामी विचाराचंच नुकसान होणार. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे सांगितलं आहे त्यानुसार तुम्हाला पुरोगामी विचाराचा पराभव करणारे लोक यावेसे वाटतात का फक्त आपला जो काही उमेदवार आहे तो यावा असं वाटतो? आम्ही तर चाहून की आंबेडकरी चळवळीचे जे पक्ष आहेत आणि कार्यकर्ते आहेत त्यांनीच आमचे हे करणारे जाणं. कारण की बाबासाहेबांनी जी यांना राजनीतिक आरक्षण ज्या लोकांना दिलेले आहेत, आणि हे कोणत्याही पक्षात राहून, समजा आंबेडकरी विचाराचे पक्ष सोडून हे जर कोणत्या पक्षात आहेत तर का वाटतं सर तुम्हाला की हे लोक आमचे पक्षधर आहेत तिथे म्हणून? आता जसा आरक्षणाचा मुद्दा घ्या आता, हा ना, आरक्षणावर वर्गीकरण आणि क्रिमी लेअरची जी निर्णय आला 1 ऑगस्टचा, त्यावर आम्ही निवडून दिलेले एकही हा ना खासदार म्हणा या आमदार म्हणा हे प्रत्यक्षपणे बोलत नाही आहेत, आणि हे वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. मग आंबेडकरी समाजाच्या नेतृत्वामध्ये काही थोडासा दोष आहे असं तुम्हाला म्हणायचं का? नाही, दोष तिथे नाही आहे. दोष कुठे ना कुठे आमच्यामध्ये आहेत. दोष म्हणजे पार्ट्या असतील 50 है ना, ते नेता नालायक असू शकतात, पर जर आम्ही जर विचार केला तर 50 पैकी कुठे ना कुठे 1 किंवा 2 पक्षांना आम्ही जवळचा करू शकतो ना, आणि आंबेडकरी विचाराचे लोकांना विधानसभेमध्ये म्हणा या संसदेमध्ये नेऊ शकतो. तिथे आपले प्रश्न लोक हे उपस्थित करू शकतात. दीक्षाभूमीच्या समोर कॉलेजमधले तरुण तरुणी आहेत. आपण आज त्यांना प्रश्न विचारू.
ताई तुझं नाव काय? माझं नाव प्रणाली आहे. प्रणाली, मला सांग की आता महाराष्ट्र सरकारतर्फे लाडकी बहीण योजना चालू आहे. त्या लाडकी बहीण योजनेचा नेमका काय फायदा किंवा तोटा तू थोडक्यात सांगा मला. तसं मी आता माझी एज नाही आहे की मी फॉर्म भरावं लाडक्या बहिणीचं, पण जी देत आहे म्हणजे 1500 असं असं काहीतरी आहे, तर ते देत आहे बेनिफिशियल आहे की म्हणजे मला मिळत आहे कुणाला तरी कुणाचा तरी सपोर्ट होत आहे. पण आर्थिक ज्याच्यातून जी तरतूद आहे महाराष्ट्र सरकारकडे, बाकीच्या योजनांवर त्याचा परिणाम होईल असं वाटतं का तुला, एक तरुण विद्यार्थी म्हणून? हां, काही प्रमाणात तर परिणाम होईलच. म्हणजे कसं बोलता येईल त्याला आपल्याला की एखादा असं म्हणतो ना की एखादा काहीतरी देण्यासाठी काहीतरी कमी करावं लागतं, तसलं काहीतरी होईल. प्रणाली ताईंनी तिचं स्पष्टपणे सांगितलं. दुसरी ताई आपल्याकडे आहे, तुझं नाव काय? दामिनी. दामिनी ताई, जय भीम. जय भीम सर. मला सांग की तुला लाडकी बहीणबद्दल तुझं मत काय आहे? छान आहे. माझ्या घरी पण भरलाय मम्मी आणि ताईनी, तर आम्हाला थोडी कंडिशन डिफिकल्ट होती, तर त्याची हेल्प झाली आम्हाला. नक्की मदत झाली. हो. तुझं काय दादा नाव? हर्षित भालाधारे. हर्षित, जय भीम. जय भीम. नवोदय. मला सांग की आता ह्या ज्या योजना चालू आहेत तर सरकारची तिजोरीवर ताण येईल असं तुला वाटतं का? मला नाही वाटत खूप जास्त ताण येईल, कारण जे काही टॅक्सेस वगैरे आहेत, GST वगैरे, किंवा जे अतिरिक्त म्हणजे दरवाढ वाढली आहे प्रत्येक वस्तूंची, त्याच्यामुळे सरकारकडे खूप सारा कलेक्शन होत आहे. तर त्यामुळे खूप जास्त यांना 1500 देऊन पण तेवढा ताण नाही होणार. पण कसं आहे, याच्याने एक सवय लागून जाईल की फ्रीमध्ये मिळण्याची, ती व्हायला नको. आणि हा मला वाटते की चुनावच्या पूर्वीचा स्टंट आहे. हा चुनावच्या पूर्वीचा शर्ट आहे असं यांचं म्हणणं आहे. आता मला सांग की इथे आता निवडणुका लागल्यात, तर निवडणुका लागल्यात तर आंबेडकरी समाजाचं जे मतदान आहे, तर आंबेडकरी समाजाला वापरून घेतलं जातं असं वाटतं का? हो, मला वाटत आहे की आंबेडकरी समाजाच्या खूप सारे म्हणजे आंबेडकरांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने खूप सारे पार्टी आता प्रचार वगैरे करत आहेत, प्रत्येक पार्टी. आणि जेव्हा बाबासाहेबांच्या संविधानावर गोष्ट येते तेव्हा प्रत्येक पार्टी दूर हटून जाते. फॉर एक्झाम्पल, आताचा हा लागू झाला क्रिमिलियर कायदे, तर यामध्ये खूप पार्टीने संसदेमध्ये विचारलाच गेला नाही. फक्त काही पार्टी आहेत त्यांनी विचारला, बाकी जे मेन मुख्य आहेत काँग्रेस BJP सारखे किंवा बाकीचे पार्टी, त्यांनी काही उचललाच नाही. तर मला वाटते की हा फक्त चुनावसाठी बाबासाहेबांच्या नावाचा प्रयोग होत असतो. प्रणाली ताई, तू मतदान करतेस का? मी आता जस्ट 18 वर्षाची झाली आहे आणि यावर्षी मी करणार आहे. मग तू कुणाला मतदान करणार? आंबेडकरी समाजाच्या प्रतिनिधीलाच करणार की तू ठरवणार कुठला जो पक्ष असेल त्याप्रमाणे? मला जे बरोबर वाटेल मी त्यांना मतदान करणार, जे योग्य असेल त्यांना मतदान करणार. तुझं मत ताई? माझे पण तेच मत आहे. जे योग्य आहे मी त्यालाच मतदान करणार. पण जर आंबेडकरी समाजाच्या मतदानाची विभागणी होत असेल आणि त्याचा फायदा जर जे पुरोगामी नाहीत अशा लोकांना होत असेल तर ते तुम्हाला चालेल का? आंबेडकरी मतदानाची विभागणी झाली तर तुमच्या आंबेडकरी समाजाने जे मत दिलंय त्या मतामध्ये मतविभागणी झाली आणि त्याच्यामध्ये विरोधी पक्षांचा उमेदवार हरला, तर त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होऊ शकतो का? नक्कीच होऊ शकतो, का नाही होणार? विषय कळला का? पण त्याच्यामध्ये तुमचं मत फुकट जातं असं वाटत नाही का? जातच की. मग त्याच्यावर उपाय काय असायला हवा? सर्वांनी समजून घ्यायला हवं की आपल्यासाठी कोण बेनिफिशियल आहे, मेन म्हणजे समाजासाठी कोण कार्य करत आहे. जो समाजासाठी कार्य करतोय आणि चांगलं कार्य करतोय, प्लस भ्रष्टाचार नाही होत आहे, तर माझ्या मताने तेच नेता चांगलेलं आहे. बाबासाहेबांनी संघर्ष करा असंच आपल्याला सांगितलंय. तुम्ही शिक्षण घेत आहात तर तुम्ही राजकारणात येणार का?